हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अभी हम फिजिक्स पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर ग्रेविटेशन। इसके पहले जो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ वो है एक पहला लॉज ऑफ मोशन, सेकंड देखेंगे फोर्स, थर्ड देखेंगे प्रेशर, फ्रिक्शन और मोमेंटम। तो इन सारे चैप्टर को मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ाई हूँ। अगर वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिया हुआ है। इसके बाद जो अभी ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा पूरी डिटेल से कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बोला कि दो वस्तुओं के मध्य द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो। मैं समझाने की कोशिश किया कि दो वस्तु, मान लीजिए एक का मास द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। तो पहला कंडीशन कहता है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है फोर्स। इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। दूसरी बात कहता है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बीच की दूरी के वर्ग, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, वर्ग के। ठीक है, तो इसका मतलब होगा F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। समझ में यार। लेकिन अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहोगे तो एक्चुअली F इज इक्वल टू हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हो m1 m2 डिवाइडेड बाई d²। चूंकि इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट की आवश्यकता होगी। इसी कांस्टेंट को लिया था हेनरी कैवेंडिश ने और उसे क्या बोला कि F इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई d²। कई जगह r² लिखा रहता है, बात एक ही है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे ये फार्मूला यही कहाँ से कैसे डिराइव हुआ है, आपको मैं समझाने की कोशिश किया। अब एक बात और समझिए, जो g का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसी g की बात कर रहा हूँ मैं। इस g की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब इसकी यूनिट आप देखो, एक बार समझो। फोर्स का यूनिट क्या होगा, अगर मैं यहाँ से g निकालना चाहूँ तो g इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, F इंटू d² डिवाइडेड बाई m1 m2। तो F का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। d का क्या होगा, d मतलब डिस्टेंस, तो मीटर इंटू मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, kg में होगा तो kg गुना kg² मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति kg²। यही बात यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप समझ पाए होंगे। अगली बात है गुरुत्वीय स्थिरांक, कहते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हो आप। बाई किसने दिया था, उसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। क्लियर। नेक्स्ट बात मैं बताता हूँ, इसकी सभी जगह जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, एक समान होगी। वहीं अगर आप जी देखेंगे गुरुत्व बल में तो जी का वैल्यू हमेशा वेरी करेगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा, लेकिन इस जी की वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 ही होगा। दूसरी बात जो पढ़ना है आपको, गुरुत्व बल। देखिए पृथ्वी जब वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है और इसके कारण जो बल लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल बोले। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका डेरिवेशन समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले जो F इज इक्वल टू जी इंटू m m0, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच जो फोर्स जनरेट होगा, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ कोई अनदर ऑब्जेक्ट, इसके बीच जो F फोर्स लग रहा होगा, इसका मैं बताने की कोशिश किया। F इज इक्वल टू जी इंटू m0 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, और हमेशा किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब अगर इसको मैं m0 को इधर करूं, अगर यही चीज़ को मैं यहाँ लिख के आपको समझाने की कोशिश करूं, F इज इक्वल टू जी इंटू m0 डिवाइडेड बाई r²। अब देखिए इस m0 को मैं इधर कर लूं तो हो क्या जाएगा, F डिवाइडेड बाई जी इंटू me डिवाइडेड बाई r²। अब देखो F/m, इसी को तो बोल सकते हो ना एक्सेलरेशन, या आप इसको बोल सकते हो g। तो ये क्या हो जाएगा, g का वैल्यू आप पुट कीजिए, कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ देखते होंगे कि 6 इंटू 10⁻24 kg आएगा, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या है आपके सामने, ये वाली, तो इसका मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर करोगे। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद एक आंसर जो आपके सामने आएगा वो आएगा 9.8, और यही होता है जी की वैल्यू 9.8।
क्लियर। अब इस 9.8 के बारे में मैं बताता हूँ कि जी के जो वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि आप देखे होंगे एक्सेलरेशन का भी यूनिट यही होता है, तो एक्सेलरेशन ही है एक तरह से। अब देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है जी, क्यों? वस्तु का द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप जी निकाल रहे हो तो जी इज इक्वल टू क्या आया था, इसी को आप क्या बोले अभी, जी बोल रहे हो, और जी इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, इसीलिए वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। अगली बात मैं बता रहा हूं कि गुरुत्वीय त्वरण, अगर आप ऊपर जा रहे हो मतलब इस सरफेस से ऊपर जाओगे, अभी तो फिलहाल यहाँ लिख रहा है कि नीचे जाने से, मतलब अगर मान लीजिए ये सतह ले लिया तो सतह के अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका यूज एक्चुअली न्यूमेरिकल बनाने के लिए होता है, तो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। अभी देखिए सबसे पहले जी की वैल्यू न्यूटन ने दिया था, लेकिन भारत में अगर देखेंगे तो ब्रह्मगुप्त एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही चीज जब एप्पल मतलब सेब जब किसी पेड़ से गिर रहा था तो न्यूटन ने आविष्कार किया, न्यूटन का नाम ज्यादा चला, ब्रह्मगुप्त का कम, लेकिन फिर भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, समझना होगा, इसको याद रखना होगा आपको। अब एक बात समझिए कि जी की वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी, तो भाई जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, पोल के ऊपर, ध्रुवों के पर, लेकिन जी की वैल्यू न्यूनतम कहाँ होगी, यहाँ पे, मतलब विषुवतरेखीय क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पोल है तो यहाँ भी जी मैक्सिमम होगा, लेकिन चंद्रमा पर अगर देखेंगे जी की वैल्यू तो जो अर्थ पे होता है उसका G/6 होता है वो। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना होगा। साथ साथ पृथ्वी की घूर्णन की अगर गति की बात करेंगे, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ होता है 1/g। इसका सीधा मतलब है कि अगर गति को आप बढ़ाओगे तो जी क्या होगा, कम हो जाएगा। सेम चीज मैं कह रहा हूं कि अगर गति बढ़ेगा तो जी कम हो जाएगा, और अगर गति कम होगा तो जी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? और अंतरिक्ष में क्या होता है, जी 0 होता है। एक यहीं पे एक और बात आपको अभी समझाऊंगा। आप पढ़े हो कि वेट इज इक्वल टू होता है m/g। इसका सीधा मतलब है कि जी अगर वेरी करेगा तो वेट भी वेरी करेगा। इसका मतलब वेट को निकालना है तो जी को हमेशा साथ लेना पड़ेगा, m/g, तभी तो करोगे। दोस्त एक बात आप समझिए जो मैं अब समझाने कर रहा हूँ, बस इस बात को समझाने के लिए थोड़ा स्पेस यूज करूंगा। तो W इज इक्वल टू में क्या लिखा, m/g, ध्यान रखिएगा इस g का। बस आप देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे तो जी मैक्सिमम है, इसका मतलब वेट जो निकालोगे m/g वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जी मिनिमम है, इसका मतलब यहाँ पे जो वेट होगा m/g वो क्या होगा, मिनिमम ही होगा, क्योंकि m तो बदलेगा नहीं कहीं भी, जब बदलेगा तो g, अगर g चेंज हो रहा है तो w उसका चेंज होगा। सेम चीज अगर देखिएगा तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ चंद्रमा पर बोल रहा है G/6 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg/6। इसीलिए अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 10 kg का है तो चांद पे 10/6 kg का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की घूर्णन की गति यहाँ पे बताया कि बढ़ेगा तो जी घटेगा, इस तरह से यहाँ भी नहीं है जरूरत उसका। अब देखिए अंतरिक्ष में g 0 है, इसका मतलब वहाँ पे वेट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेके आता हूँ, वो क्या है, द्रव्यमान और भार में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार आप लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट समझाने की कोशिश करूंगा कि द्रव्यमान अर्थात मास क्या है और भार अर्थात वेट क्या है, और दोनों के बीच अंतर क्या होता है। तो द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ से मास निकाला जाए तो क्या करोगे, फोर्स डिवाइड बाई ए करोगे। यही तो लिखा हूँ कि मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एक्सेलरेशन। दूसरी बात, द्रव्यमान कैसा होगा अर्थात मास कैसा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा अर्थात अदिश राशि होगा। तीसरा, द्रव्यमान सभी जगह एक समान होता है, इसका मतलब हर जगह, चाहे किसी जगह आप इसी को लेके चले जाइए कोई वस्तु का द्रव्यमान, मास हमेशा क्या होगा, एक समान ही होगा। यूनिट इसका किस में होता है, केजी में होता है। ठीक है, ये तो पता होगा, यूनिट जब बताया था तभी। लेकिन भार के साथ क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ है, इसको समझिए। भार क्या होता है, W, वेट। तो वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू जी, मतलब जो ग्रेविटेशन, जो आपका गुरुत्वीय बल होगा। दूसरी बात, ये सदिश राशि है और जी की वैल्यू, मतलब जी की वैल्यू के अनुसार बदल जाएगा, कौन, W। इसका मतलब W इज इक्वल टू m/g है, जब जब g चेंज होगा तब तब वेट इसका चेंज होगा। इसी वजह से अभी बता रहा था कि अगर आप देखेंगे विषुवतरेखीय क्षेत्र में तो g 0 होगा, लगभग बहुत ज़्यादा कम होगा, मिनिमम होगा। तो g अगर मिनिमम होगा तो वेट भी उसका मिनिमम होगा, लेकिन पोल ध्रुव पर क्या होगा, g मैक्सिमम हो जाएगा। जी की वैल्यू के अनुसार ये बता चुका। अब देखिए यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट हमेशा इसका न्यूटन होगा। क्यों न्यूटन होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि F
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जिस तरह से बल का m इंटू ए था, तो इसी तरह से अगर F यहाँ भी देखेंगे तो m इंटू यहाँ g होगा, और ये मिलके भी तो न्यूटन ही होगा, क्योंकि फोर्स ही तो है एक तरह से, इस वजह से इसका न्यूटन होगा। अगली बात, कुछ क्वेश्चन लेने की मैं कोशिश किया हूँ, इसी के ऊपर आश्रित है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg, अर्थात आपके सामने मास दिया हुआ है 10 kg। आगे क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी पर भार क्या होगा। भार इसका मतलब W लोगे आप, W इज इक्वल टू क्या करोगे, m इंटू जी करोगे। आपके सामने m इंटू जी मास दिया हुआ है 10 kg, और g की वैल्यू आपको पता चल गया 9.8 होगा, डिवाइडेड बाई, इसको देखिए पॉइंट को हटा दोगे 10 होगा, ये और ये कैंसिल, इसका मतलब ये कितना होगा 98 न्यूटन होगा। क्लियर है, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका मतलब इस बार आपके सामने क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन वेट दिया हुआ है। तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या होगा। देखिए अभी आपको बताया ना कि वहां पे जो W होगा वो कितना हो जाएगा, mg/6 हो जाएगा। दोस्त 10 न्यूटन ही तो mg है, और mg/6 करेंगे, इसका मतलब क्या करोगे आप 10/6 करोगे, इसका मतलब 5/3 करोगे, जो भी आएगा आपका वैल्यू वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, भार पूछ रहा है चंद्रमा पे, तो यही होएगा। अब आप समझिए केपलर का एक नियम, केपलर का नियम ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम का हिस्सा बना है। केपलर ने कहा था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बताया, दीर्घवृत्ताकार पथ में। ये मत भूलिएगा कभी भी, सर्कुलर पथ में नहीं बोला, एलिप्स के पथ में बोला। ठीक है, तो एलिप्टिकल अगर घूम रहा है, दीर्घवृत्ताकार घूम रहा है, तो ये सबसे पहले पूछता है कि किसने बोला था कि ऐसे घूमता है, नाम केपलर। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि ग्रह का परिक्रमण काल जो t होता है और सूर्य से औसत दूरी जो r होता है, इनमें एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। उन्होंने इस रिलेशन को बताया कि जो परिक्रमण काल है उसका स्क्वायर समानुपाती होता है उसकी दूरी के, औसत दूरी के क्यूब के। इसका मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक आर्किमिडीज सिद्धांत है। आर्किमिडीज सिद्धांत आपको मैं ओरल ही बता देता हूँ, सुने होंगे। जब कोई वस्तु को या किसी वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है। वो कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में लोग बोलते हैं ना कि सुई डूब जाता है और जहाज तैर रहा होता है। रीजन की जो आपका जहाज है वो बहुत ज्यादा उसको पानी को विस्थापित करता है, उतना फोर्स उसको लग रहा होता है। वही आर्किमिडीज सिद्धांत है। कई बार इसको बायन्सी फोर्स भी कहेंगे, जो वो बल लग रहा होगा उसी को बायन्सी बोलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है ज्यादा जानने को। अभी देखिए लिफ्ट में पिंड का भार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से। लिफ्ट में पिंड का भार, आप कभी भी देखते होंगे, अगर आप लोग कभी लिफ्ट में गए होंगे तो इस तरह से एक रस्सी जुड़ा हुआ होता है जो ऊपर की ओर खींच रहा होता है, और आप लोग यहाँ पे इस तरह से खड़े रहते हो। तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, इसका एक्सेलरेशन देखते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ, इस बात से अच्छे से तब आएगा। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब लिफ्ट कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो भार बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता होगा भार, देखिए W इज इक्वल टू, आप क्या पढ़ो मेरे साथ अभी, m इंटू जी। एक्चुअली होता क्या है, m तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन g यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन a माइनस जी हो जाएगा। समझ पा रहे हो। और जब कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो g इसका क्या होता है, माइनस में होता है। इसका मतलब अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब m इंटू a प्लस जी होगा। जब जुड़ेगा मतलब उसका वेट क्या होगा दोस्त, बढ़ जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेकंड में मैंने क्या बताया कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो उसका वेट क्या होगा, कम होगा। देखिए अगर W इज इक्वल टू m इंटू, अब लोगे क्या a माइनस माइनस क्या होगा, ये एक्चुअली नीचे जा रही है तो आप g इस समय प्लस लोगे। इसका मतलब फाइनली क्या होगा, m इंटू a माइनस जी। इसका मतलब ऑब्वियसली ये कम हो रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि नीचे आएंगे तो भार कम हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो भार बढ़ जाएगा। ये दोनों बात को आपको समझ के याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा। यदि एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर या नीचे जाए तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्त b माइनस जी हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर एक्सेलरेशन का तो कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब भार क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा उसमें। यदि लिफ्ट से उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अत्यधिक हो, इसका मतलब अगर a ज़्यादा हो जाए गुरुत्वीय त्वरण से, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी लिफ्ट में खड़ा होगा व्यक्ति, उसका सिर क्या होगा, सीधा इसमें टकराएगा। तो वही बोल रहा है कि लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति का सिर लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। पूछता है ये ऐसा किस कंडीशन में होगा, जब एक्सेलरेशन
ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए, सॉरी मतलब जी से अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए तब हो जाएगा। अब एक और लास्ट बात समझिए, यदि डोरी टूट जाए, जैसे ये अभी आपको बताया कि लिफ्ट में एक धागा रोप लगा होता है, अगर ये टूट जाए तो इसका मतलब क्या होगा, उसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग। तो तब भी क्या होता है, ए इजकल टू जी होगा। जब ए इजकल टू जी होगा मतलब ए माइनस जी करोगे या जी माइनस जी करोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल डब्ल्यू क्या होगा, वेट क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो कई बार ये भी पूछा है कि फ्री फॉलिंग के केस में उसका क्या होगा, वेट। अगली बात है रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, ये क्या होता है, इसका एक फार्मूला है वो समझिए, किसी पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। अब देखिए कोई भी पदार्थ होगा उसका कुछ न कुछ घनत्व होगा, साथ साथ जो उसके नीचे हमेशा आएगा वो आएगा पानी का घनत्व। अगर देखेंगे ये भी घनत्व ये भी घनत्व, इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो आएगा आपका उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। साथ साथ देखिए क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेगा, अगर ये आपको पता है तो इस पे क्वेश्चन आता रहता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने भी लिया, चांदी का अपेक्षिक घनत्व इतना है, इसका मतलब तथा पानी का घनत्व इतना है, तो चांदी का घनत्व ज्ञात करें। देखिए अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है तो आपने अभी पढ़ा ना कि अपेक्षिक घनत्व डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ का घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व क्या होगा, सिल्वर अर्थात Ag की डेंसिटी डिवाइडेड बाय पानी की डेंसिटी, ये तो हमेशा 10⁻³ kg मीटर क्यूब ये दिया हुआ है। अब देखिए अपेक्षिक घनत्व भी आपके सामने दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो भी है मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ 10.8। आपको निकालना क्या है, ये, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, गुना हो जाएगा क्योंकि ये डिवीजन में है। तो अगर आप निकालोगे सिल्वर की घनत्व तो हो जाएगा 10⁸ इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसका तो यूनिट नहीं है तो इसका मतलब वही यूनिट हो जाएगा। तो सिंपल है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो जरूर अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो बच रहा है, देखिए इसको बताने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ये स्पेस यूज करना चाहूँगा, आप लोग बैक होके एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए एक कार किसी किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाती है। कोई मान लीजिए कि इस तरह से कार है एक, ठीक है, कुछ ऊंचाई पे है और आपकी सतह ये है पृथ्वी की, तो यहाँ से कार इस तरह से गिरेगी और धरती पर आ जाएगी तो इस तरह से आ जाएगी। बात एक समझिए, जब यहाँ पे है इसका मतलब u क्या होगा आपके सामने, 0 होगा। एक्चुअली नीचे आ रहा है तो g क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा, और आपको पता होगा ये g 9.8 होगा। अगर कुछ एक्चुअली 10 लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो जी आप क्या लोगे, 10 लोगे। साथ साथ आप देखिए गिरने में टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब आपको जो चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन दी है आप उसको एक जगह लिख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं u क्या दिया हुआ है 0 और t क्या दिया हुआ है आपके सामने 0.5 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद g का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब क्या करोगे, क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है धरती से टकराने समय कार की चाल क्या होगा, इसका मतलब आपसे ये v पूछ रहा है, ठीक है। तो आप पीछे पढ़े हो ना, v = u + 80, वही लगाऊंगा मैं u + 80। तो यहाँ a क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है। तो v = u क्या है आपका 0, g क्या है भाई 10, t क्या है 0.5, अर्थात ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, इसका मतलब कितना आया 5 मीटर प्रति सेकंड। पहला सवाल का ये जवाब था। दूसरा आपके सामने क्या बोल रहा है 0.5 सेकंड के बाद इसकी औसत चाल क्या होगा। देखिए कभी भी आप मैथ्स में पढ़े होंगे एवरेज स्पीड निकालना, तो क्या होता है इनिशियल प्लस फाइनल, यहाँ 2 ही है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवीजन दे दोगे। इसका मतलब u कितना था 0, ये कितना था 0.5, सॉरी 5 आया था अभी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, इसका मतलब ये कितना आएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा जो सवाल है इसका, उसके लिए मैं यहाँ स्पेस यूज कर लेता हूँ। धरती से किनारे की ऊंचाई कितनी थी, क्या बोल रहा है धरती से किनारे की ऊंचाई कितनी थी, इसका मतलब आपसे हाइट पूछा जा रहा है। तो हाइट इज इक्वल टू, इधर यूज कर लेता हूँ मैं, हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए एस इज इक्वल टू आप क्या पढ़े ut + ½ AT²। इसका मतलब क्या, u क्या है आपके सामने 0 है तो ये ओवरऑल 0 होगा, प्लस हाफ a कितना है, a आपका g में बदल जाएगा 10, t² 0.5 × 0.5। अब क्या करोगे, यहाँ 10 हटाओ 10, अब देखिए ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 5 ये 2 हो जाएगा, ये सॉरी ये 2 रहेगा। इसका मतलब कितना बच गया, हाफ यहाँ से हाफ यहाँ, मतलब 5/4। तो 5/4 को क्या लिख सकते हो आप 1.2 और 5, इतना होगा ये, ठीक है। अच्छा यूनिट मीटर में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे।
अब देखिए इसमें जो ग्रेविटेशन का था ओवरऑल समाप्त किया मैं। कल हम देखेंगे वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, उसके यूनिट हो या उसका कोई फार्मूला हो, उसमें हम बाकायदा बहुत सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। देखिए आप लोग अगर वीडियो सही लग रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, हो सके तो लाइक करें, उससे हमें प्रोत्साहन मिलती है, हमारे टीम को प्रोत्साहन मिलती है। हम लोग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हो सके तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।